बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफसाल। सबसे पहले अगर जिक्र करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की हेयरिंग जो है वो चल रही है और वो है गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साहब का जो एक एफिडेविट सामने आया था और फिर एक अखबार ने उसको छापा था। आज उसमें जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसकी कार्रवाई को 20 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वजह ये बताई गई कि क्योंकि उसमें मीर शकील रहमान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए कोरोना के बायस, तो इकट्ठा सब पे चार्ज फ्रेम करने की बात की गई और उसके लिए 20 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। राना शमीम साहब पे, मीर शकील रहमान साहब पे, अंसार अब्बासी साहब पे और आमिर गौरी साहब पे फ़र्द जुर्म आयद करने का ये मामला है। देखना इसमें यह है कि जिस वजह से इस पूरे केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अतहर मिनल्ला साहब ने टेकअप किया है, उनका रीज़न ये है कि वो वजह ये बताते हैं कि जो जजेस को दबाव में ला कर फैसले करवाने का एक तासुर दिया जाता है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने अपनी अदालत के जजेस के हवाले से भी यही बात की कि उनके जो जजेस हैं वो किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करते और इस तरह की ख़बरों से आवाम का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक तो इस पे भी बात करेंगे कि क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ फ़ौज की जानिब से भी और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी जो मुमकिना कुछ डील्स हो सकती हैं सियासी जमातों के साथ, उस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है या ऐसी ख़बरों की तरदीद की गई है कि नून लीग के साथ कोई डील हो रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ इस किस्म का तासुर ख़ुद सियासी जमातों की तरफ से और सियासतदानों की जानिब से ही दिया जाता है। अभी हाल ही में कहाँ कहाँ किस किस जमात की तरफ से ऐसे बयानात दिए गए, आगे जाके वो भी आपको सुनाएंगे, उनका जिक्र भी करेंगे कि ये तासुर कहाँ से आया और कहाँ से इस किस्म की बातें होना शुरू हो गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अगले 3 महीने जो हैं वो बड़े अहम करार दिए हैं और अपना जो एहतसाब का एक नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको भी उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं उसमें कमी बेशी रही है। जिस अंदाज में वो चाहते थे कि कार्रवाइयाँ हों, एहतसाब मुकम्मल नज़र आए, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होने की बड़ी वजह जो है उन्होंने करार दी कि प्रोसिक्यूशन वीक होती है। इस वजह से यहाँ इन केसेस में मामलात पैसे आगे नहीं चलते, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़्वाह थे। इस पे भी बात करेंगे। और बड़ा अहम मामला जो कि मिनी बजट जिसको कहा जाता है, कौमी असम्बली में ऑब्वियसली पेश हो गया है, सेनेट में पेश हो गया है, लेकिन सोमवार को 10 जनवरी को उसको कौमी असम्बली से ये हुकूमत पास करवाना चाहती है। उसकी वजह यह है कि 12 जनवरी को IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और उससे पहले ये पास करवाना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ पर ये बहस हुई और वहाँ पर तो जो टैक्सेस में जहाँ इजाफा किया जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पे जैसे आज जिक्र किया गया कि जो बच्चों का दूध है उस पर भी 17% टैक्स की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले से जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने इनफैक्ट कौमी असम्बली के स्पीकर को ख़त भी लिखा है और ये कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ये आइन के मुताबिक स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव का इंदिया दे रही है और दीगर अपोजिशन की सियासी जमातों से भी इस हवाले से उनके रवाबित जारी हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अताउल्लाह तारिड़ साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर्स इन असेंबली हैं। शर्मिला आपका भी शुक्रिया। मैं अगर अली मोहम्मद खान साहब आपसे आगाज़ करूँ, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग है, पहले तो उसके हवाले से ही बताइएगा। आपको लगता है, ऑब्वियसली सब जुडिस मैटर है, क्या डिसीजन आता है उस पर तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो एक वजह, एक बहुत बड़ी वजह इस पूरे केस को टेकअप करने की थी कि ये तासुर कि जजेस दबाव में फैसला करते हैं और अवाम का जो एतमाद है वो अदालतों से उठता चला जा रहा है और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब कहते हैं कि इस केस को देखा जा रहा है। आपको लगता है कि ये तासुर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो सकेगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपके मेहमानों को भी, तारिड़ साहब को भी और शर्मिला साहब को भी खुश आमदीद। पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री रही है बड़ी चेकर्ड रही है और हालिया तारीख़ में तो जुडिशल मूवमेंट के बाद इसमें बतदरीज इस्तेहकाम आया है
लेकिन जो एक जिस लेवल पे हम जाने चाहिए थे तमाम इदारों में, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस हो या जुडिशल इंडिपेंडेंस हो, वो बदकिस्मती से सन 47 के बाद जितनी इस्तेकाम के साथ हिंदुस्तान गया, हम लोग नहीं गए। हमारा हरीफ है, हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन बहरहाल हमें जो चीज़ है वो एक्नॉलेज करनी चाहिए कि उन्होंने अपने मुल्क में इदारों को मजबूत किया और हमने अपने मुल्क में इदारों को वीक किया। जब इदारे की कोई बात हमारे हक़ में हुई तो हमने इदारे की वाह की, और जब कभी किसी भी इदारे, चाहे जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, जब भी हमें सूट नहीं किया तो हमने फिर उस इदारे की जड़ें जो है खोखली की। तो इस वजह से ये एक इशू ऐसा रहा। आपने सवाल किया क्या ये ऐसा हो पाएगा? देखें, जिस जमात के ख़िलाफ़ ये सारा इशू है, जिसको तारड़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की, अगर आप सन 84-85 के बाद से उनकी हिस्ट्री देख लें तो उनका लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मोस्टली तो लव ही रहा है, लेकिन जब कभी थोड़ा सा भी, जो वो कहते हैं ना कि जो ब्लू आइड होते हैं, वो थोड़ी सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ बेनज़ीर साहिबा थी जिन्होंने, इनके वालिद भी फौत हुए, फांसी चढ़े, लेकिन उन्होंने इदारे को बहैसियत इदारा कभी टारगेट नहीं किया। हाँ, एक शख्सियात के खिलाफ बात की। मियाँ साहब का बिल्कुल उल्टा रहा कि जब उनको उनकी मर्जी का कोई फैसला ना मिला बदकिस्मती से। तारिर साहब, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ऑब्वियसली जो भी एफिडेविट है वो अदालत में है, सही है, गलत है, झूठा है, सच्चा है, वो वहाँ पे डिसाइड होगा। तमाम फरीकैन को सुना भी जा रहा है। फर्द जुर्माए दोनी थी 20 जनवरी को होगी, लेकिन ओवरऑल जो बार बार जजेस को लेकर ऑब्वियसली एक इंप्रेशन बनता चला गया। फिर मीडिया पे भी बहस होती है कि कहीं किसी की कोई ऑडियो आ गई, कहीं किसी की वीडियो आ गई, कहीं किसी का बयान आ गया। आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं दबाव में आकर फैसले होते हैं? देखिए, ये तासुर खत्म करने के लिए सुपीरियर जुडिशरी को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और हर लेवल के ऊपर, हर रैंक के ऊपर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, एक इम्पार्शियलिटी का और एक फेयरनेस पे बेस्ड उनको निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये सवाल कब उठते हैं? ये सवाल तब उठते हैं जिस तरीके से साकिब निसार साहब ने अपने टेन्योर में बतौर चीफ जस्टिस, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट किया। उनका वीडियो क्लिप सामने आया कि 3-4 एमपीए से तो रिजाइन मैं वैसे ही ले लूंगा, बाय इलेक्शन करवा दूंगा, फलां करवा दूंगा। और उस दौरान देखिए, जब हमने नैब का ट्रायल भुगता तो नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तारीख में वाहिद शख्स हैं कि जिन्होंने डे टू डे, रोजाना की बुनियादों पर नैब का ट्रायल भुगता है। आज तक जब से नैब का कानून आया है, कोई केस रोजाना की बुनियादों पे नहीं चला। और मुझे यह भी समझ नहीं आती कि उसको इलेक्शन से पहले मंतकी अंजाम तक पहुंचाना क्यों जरूरी था। ट्रायल्स चलते हैं, उसका कोई ड्यू प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। बट ये हरिड जस्टिस जो है, तो मैं समझता हूं कि ये हेस्ट में ठीक डिसीजंस नहीं होते। और फिर अरशद मलिक की जो ओरिजिनल वीडियो थी, जिसकी बेस पे उनसे फैसला लिया गया, वो हमने तो रिलीज नहीं की। वो तो ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद थी जो मंजर आम पे आई। उसके बाद नासिर भट्ट साहब वाला सारा मामला हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि जब फैसले इंसाफ पर मबनी होंगे, विदाउट एनी फियर और फेवर होंगे, तो मामलात में बेहतरी आएगी। मगर इसके लिए तमाम लोगों को, वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो अदलिया हो, वो मीडिया हो, वो सिविल सोसाइटी हो, वो वकला हो, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हो। तारिर साहब, अकाउंटेबिलिटी होगी कैसे, ये आप ही बता दीजिए, फिर मैं शर्मिला से बात करती हूं। देखिए, इस मुल्क में सिस्टम्स मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, इस मुल्क में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसी बॉडीज मौजूद हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए, कोई भी, जब फॉर एग्जाम्पल साकिब निसार साहब की एग्जाम्पल है, वो आए, उन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म की इंतहा करते हुए चंद मखसूस तबकों को उन्होंने टारगेट किया, चंद मखसूस तबकों को उन्होंने रिलीफ दिया और वो चले गए, और इदारे को वो ऐसा दाग लगा गए, धब्बा लगा गए और डैमेज कर गए कि आज भी हम उससे रिकवर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बतौर इदारा बैठ के एक चार्टर करना पड़ेगा। वो चार्टर ऑफ जस्टिस का नाम दे लें, उसको कोई और नाम दे लें, मगर ये इंसाफ इंश्योर करना होगा कि वो इक्वल हो और हर लेवल के ऊपर हो। वो जब चंद मखसूस लोगों को ये लगेगा कि हम टारगेट किए जा रहे हैं, बीसियों एग्जाम्पल्स हैं
जहां पे पिछले स्पेशली पिछले 3-4 साल के लेकिन अंदर अच्छा इसमें एक बड़ा मसला आ जाता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऑब्वियसली इंसाफ कहते हैं ना, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। जिसके अगेंस्ट फैसला आ रहा होगा उसको लगेगा कि इंतकाम लिया जा रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, और फिर अगर आप के हक में आ जाता है तो फिर कहा जाता है कि इंसाफ हो गया। यहीं से आगे बढ़ेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फौज की तरफ से भी कहा गया कि ये जो नून लीग के साथ मुमकिन डील्स की खबरें हैं ये गलत हैं, ये अफवाहें हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात की। वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि जी ज़ाती तौर पर वो किसी किस्म के दबाव में नहीं है। नून लीग के हवाले से तो ये बात चले हो गई, लेकिन पिछले दिनों साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी किन लोगों का हवाला दिया था, क्या बयान दिया था, किनको वो कह रहे थे कि पहले इस हुकूमत को वो चलता करें, ज़रा सुनाइएगा। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान संभाल सकती है, संभालती रही है, और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे तो हमेशा पीपुल्स पार्टी ने संभाला है। वो कहते हैं कि आए हमारी मदद करें, फॉर्मूला बताएं मुल्क चलाने का। हम उनको कहते हैं कि पहले इस हुकूमत की छुट्टी करें फिर बात होगी। सो शर्मिला फारूकी साहबा, ये वो कौन है? शुक्रिया सादिया, मुझे पता था कि आपका सवाल ये होगा, मुझसे पूछेंगे कि ये वो कौन है। आप बेहतर जानती हैं कि ये वो कौन है। जो मुल्क का हालात है और जो जिस नहज पे आज पाकिस्तानी अवाम रो रही है और जिस दोहराए के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है, वो इंतहाई अफसोसनाक के अलावा इंतहाई मतलब एक दुख होता है देख के कि आज पाकिस्तान वो मुल्क था जो अपने गंदम और चीनी को एक्सपोर्ट करता था, आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन डेट जिस तरीके से मल्टीप्लाई किए पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। बिजली, गैस, अद्वियात, खाने पीने की अशिया, फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बदतरीन सतह के ऊपर पहुँचे हुए। और अफसोस की बात यह है कि आप अगर इनके तर्जुमानों से पूछेंगी तो ये कहेंगे कि जी हर चीज़ ठीक है, और ये जो करा धरा है ना ये पिछली हुकूमतों का है। ये आपको पिछले 3 साल का कोई हिसाब नहीं देंगे, और इतनी ढिठाई से ये झूठ बोलते हैं, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं, और इतने घमंड के साथ ये झूठ बोलते हैं, और ये समझते हैं कि अवाम बड़ी बेवकूफ़ है। इनको नहीं पता कि अवाम बड़ी बाशऊर है। ये अपने हलकों में नहीं जा सकते, इनको गालियाँ पड़ती हैं कि इन्होंने मुल्क का हाल क्या किया है। इनके वोटर्स जिन्होंने इनको वोट दिया था वो हमारे पास आते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि खुदारा इनको बाहर निकालें, हमें बचा लें, हम भूखे मर रहे हैं। ये हाल है इस मुल्क का। इट्स अ सैड स्टोरी। मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं हो रही। पीटीआई के अंदर बेशक अच्छे लोग होंगे, लेकिन बात ये है कि इंतहाई नाअहल, इंतहाई इनकॉम्पिटेंट, इंतहाई और नीयत भी साफ नहीं है ना। झूठ, हर चीज झूठ पे मबनी है। यू टर्न पे यू टर्न, रोज इनका स्कैंडल आता है। अब आप ये देखिए कि जो इनके डोनर्स थे उनको तो ये होटल्स बनाने के ठेके बांटते फिर रहे हैं। ये इनका हाल है। इमरान खान साहब के अभी उस दिन स्टेटमेंट चल रहा था कि देयर इज नो इन्फ्लेशन, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीथिंग इज फाइन, प्रॉब्ली एवरीथिंग इज फाइन इन बनी गाला। लेकिन बनी गाला से बाहर निकल के देखें, आवाम के हाथ में तो प्याला है, भीख मांग रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा चलें, कौन जवाब के हालात ऐसे हो गए हैं, लेकिन ये जो आपने वो कहा आपने कि वो सेलेक्टर्स हैं, तो मैं अली मोहम्मद खान साहब, नून लीग के हवाले से तो ऑब्वियसली वो जो अफवाहें थी उनकी तरदीद आ गई, लेकिन मुझे बताएं, एक तो जरदारी साहब का बयान और ख़ुद पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये बयान जब आया था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुजरिम शख्स को मुल्क में वापस ले आएँ, सियासत में वापस ले आएँ, और चौथी दफ़ा उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो वज़ीर आज़म के अपने बयान से ये तासुर मिला कि कहीं ना कहीं शायद कोई बात चल रही है।
नहीं, चूँकि सिस्टम में ये लोग बहुत अरसे से हैं तो दे नो हाउ टू प्ले विद माइंड्स। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून काफ़ी अरसे से वो ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही थी जब से ज़ुबैर उमर साहब एक मुलाकात करके आए थे कि थिंग्स आर चेंजिंग, और ख़ुद से एक इमेज बनाना कि कोई इनकी बात चल रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक इस वजह से शायद बात की हो DG ISPR ने। इनिशियली जो उन्होंने जो आपका सवाल था ना जुडिशरी के हवाले से, जो आपने कहा कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, देखें मियाँ साहब वॉज ऑलवेज द फेवरेट सन ऑफ दिस सिस्टम। वो एक मैं कहावतन बात कर रहा हूँ। तो मियाँ साहब के खिलाफ जब पहली बार कोई थोड़ी सी इस सिस्टम ने अंदर से रिटेलिएट किया जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में, तो एक ऑफिशियली स्टेट लेवल पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया 1997 में। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। उसके साथ साथ अगर आप आगे फास्ट फॉरवर्ड करें, मैं बात जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ, तो उसी ज़माने में उनकी जो स्पीकर हुआ करते थे गौर अयूब साहब, जिनके बरखुरदार आजकल हमारे साथ मिनिस्टर हैं, उमर अयूब साहब के वालिद साहब की बात कर रहा हूँ। तो गौर साहब जब उनके साथ थे स्पीकर, उनकी एक बुक है वालिद साहब के नाम से, डायरीज ऑफ द फील्ड मार्शल। वहाँ पे गौर साहब फरमाते हैं कि मेरे जो हैं उस वक्त के PM मियाँ साहब ने मुझे कहा कि कोई तरीका है कि ये चीफ जस्टिस को 1 या 2 रातें ज़रा जेल की हवा तो खिलाएं। ये बुक में है, कोट एंड कोट। तो ये है माइंड मियाँ साहब का। और फिर अब आगे आ जाएं कि ये जैसे इनके खिलाफ फैसला कि पिछले 7-8 साल में तारड़ साहब की जमात के खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ 2-3 बड़े फैसले आए हैं। हमारे खिलाफ आया जुडिशल इंक्वायरी कमीशन का, जो हमारे धरने के बाद कमीशन बना था, उसका फैसला हमारे खिलाफ आया। एक कोई इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, मेरा किसी और का एक बयान बता दें जिसमें हमने किसी जज के खिलाफ या चाहे जाए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई बात की हो। इनके खिलाफ जब फैसला आया मियाँ साहब वाला, तो जो उन्होंने धमकियाँ दी हैं जजों के बच्चों को और उनकी फैमिलीज को, एक इनका सेंटर, एक इनका MNA डिस्क्वालीफाई हुआ, घर चले गए, लेकिन ये बाज नहीं आए। अब ये जो जिस तरीके से इनकी ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब ये जो कल की इनकी ऑडियो आई है मरियम साहिबा की, कि जिसमें जिस तरीके से उन्होंने मुखातिब किया है, उससे पहले कि जिस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, तो देखें ये अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा इदारों को अपना वो वक़ार जो हमारा एक हक है कि हमारे इदारों के वो बहाल करने में। मैं समझता हूं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह करे वो कामयाब हो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से देखें प्लीज़ हम अपनी मेमोरीज शार्प रखें। जिस तरीके से मरियम बीबी ने खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, ये मेरी बात पूरी होने दें, इसके बाद थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के बारे में 1-2 बातें मैं करूंगा, कि हाई कोर्ट के बाहर खड़ी होकर मरियम बीबी ने एक बात की थी और तारड़ साहब को भी याद होगी और आपको भी याद होगी। उन्होंने फरमाया था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को, आप वालिद साहब को आप इंसाफ की जमानत दे दें तो कल की फ्लाइट से वो आ जाएंगे। इसका मतलब है दे आर लुकिंग फॉर डील। इफ यू कैन स्ट्रक अ डील ही विल कम बैक। इसका मतलब ये भी है कि बीमार ही नहीं है, बड़े साहब बीमार नहीं है। ये चीजें जो है, मैं यही तो कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बयानात से तासुर मिलता है। आपने इस बयान का जिक्र कर दिया कि जरदारी साहब का बयान मैंने सुना दिया, वजीर आजम को मैंने कोट कर दिया कि वजीर आजम के बयान से भी तासुर मिला कि कहीं तो कुछ हलचल या घबराहट है। तारीख 2 चीजों पे देखिए मेरी बात सुने, तारीख 2 चीज़ों पे जरदारी साहब को कभी नहीं माफ़ करेगी। जाहिर है शर्मिला साहिबा उनकी जमात की रुकन है, उन्हें डिफेंड करना है जैसा मैंने अपनी जमात को डिफेंड करना है, लेकिन तारीख ज़रूर ये लिखेगी, 2 बातें लिखेगी कि गरीबुल वतनी मुल्क से दरबदर करना, बेनज़ीर साहिबा को जेल में डालना, हर तरह की मुश्किलात का सामना करना, नहीं ख़त्म कर सका पीपल्स पार्टी का 5 साल जरदारी साहब का कारनामा है कि ऐसी हुकूमत की कि भुट्टो साहब की जमात को इंटीरियर सिंध की जमात बनाया। और अभी आपने बल्दियात में देख लिया उनका अंजाम खैबर पख्तूनख्वा में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस दे आर आउट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। और दूसरी जो नहीं माफ़ करेगी वो ये है कि इनका दौर फौरी आया बीबी साहिबा की शहादत के बाद। 5 साल जिस तंदही से काम होना चाहिए था, लोगों ने नहीं देखा कि बीबी साहिबा के जो कातिल हैं, जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, वो उनकी तसल्ली हो कि भाई जो अपने लीडर के कातिलों को गिरफ्तार नहीं करा सके अल्लाह और उसको क्लैरिटी के साथ सजा नहीं दिलवा सके, वो आके हमें इंसाफ की बातें करते हैं। यहाँ पे और भी चीजें देखें, बिलावल साहब ने कल कहा कि मैं निकलूंगा इंसाफ के लिए, तो आज आप अगर हमें ये बात करते हैं कौन सी वो एक चीज है जो सिंध में ये उन्होंने कर दी है जो इसको करने के लिए
इस्लामाबाद का रुख करना चाहते हैं, बिलावल साहब आना चाहते हैं। चले मैं उस पर बात कर लेती हूँ, बट तारिक साहब ये नून लीग के हवाले से, नवाज शरीफ को वो बना दिया ये डील जो आप पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ। पिछले दिनों मुझे याद है बिलावल साहब ने भी तनकीद की, उनके भी काफी बयानात हैं नून लीग को लेकर, जो अभी अली मोहम्मद खान साहब ने बात की कि नवाज शरीफ साहब या PMLN हैज ऑलवेज बिन जो है वो फेवरेट पार्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट कह लें, ऑफ द सिस्टम कह लें, जो उनको लगता है कि ऑब्वियसली अब नहीं है तो उस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि फिर आप लोगों को जो है वो एक चीज़ दिखा के फिर जरदारी साहब के बयानात आ जाते हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई और स्ट्राइक हो जाए डील उनके साथ? देखिए, एक तो अगर आप तारीख का मुताला करें तो हम अच्छे फेवरेट थे कि 93 में मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसकी वजह से गुलाम इसहाक खान साहब ने हमारी हुकूमत खत्म कर दी। हम अच्छे फेवरेट थे कि 1999 में पाकिस्तान एक तरक्की की इशारा पर गामजन था, महज 2 साल बाद हमारी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया एक कू के जरिए। हम अच्छे फेवरेट थे कि हमारी रोजाना की बुनियादों पर जब तीसरी दफा इख्तिदार में आए हैं तो हमें निकाल दिया गया है। देखिए, ये फेवरेटिज्म नहीं है कि 3 दफा जो शख्स वजीर आजम बने हर 1.5-2 साल बाद उसको निकाल दिया जाए। मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ अगर इतने फेवरेट थे तो उन्होंने बतौर वजीर आजम अपनी 5 साल मुद्दत एक दफा भी मुकम्मल क्यों नहीं की? देखें, ये हैं वो सिस्टम की डेफिशिएंसीज। अली मोहम्मद खान साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मगर इनकी जमात कोई सियासी जद्दोजहद के जरिए आई जमात नहीं है। ये जिस तरह आए हैं पूरी दुनिया को पता है। पंजाब में जो इनकी हुकूमत है, जो साईं बुजदार इधर बैठा है, सब जानते हैं वी वर द लार्जेस्ट पार्टी। तो ये देखें, फेवरेट्स तो ये हैं, जो मामलात इनके हैं वो आपके सामने हैं। मगर मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा, हमारी जो डील हो रही थी वो इनके इलेक्टेड MNAs MPs से हो रही थी। हमारी डील उन लोगों के साथ हो रही थी जिन्होंने गिलानी साहब के इलेक्शन में हमें वोट दिया, क्योंकि इस वक्त ये लोग समझते हैं कि महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का और भूख का जिम्मेदार इमरान न्याजी है। उनको पता है कि हमें अगले इलेक्शन में जाएंगे तो हमें बड़ी दुर्गत का सामना करना पड़ेगा। और ये जो खान साहब फरमा रहे हैं कि KPK में नामो निशान मिट गया, मेरा तारिक साहब आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जी। ठीक है, KPK में इनको शिकस्त हुई, वजीर आजम ने कल फिर कहा वो हमारा बड़ा नुकसान था, बड़ा सियासी नुकसान था जो KPK के बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट थे। बट तारिक साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आपने कहा कि हमारी डील जो है इनके उन इलेक्टेड MNAs MPs से हो रही है जो महंगाई से तंग हैं या जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर उकताए हुए हैं, हल्के की ज़ाहिर सियासत करते हैं। तो फिर डील आप वहाँ उनसे करें जहाँ मौका है, पार्लियामान में आप हैं, कौमी असम्बली में आप हैं, वहाँ पर आपके नंबर्स जो है पूरे नहीं हो पाते, वहाँ इत्तेहादियों को लें, फिर उन इलेक्टेड MNAs को लें जो इस महंगाई से तंग हैं। 10 जनवरी को जो इनका दावा है कि हम ये मालियाती बिल जो है सप्लीमेंट्री बिल पास करवा के दिखाएंगे, फिर उनको अपने साथ में लाएं और वो मंजूर ना होने दें। देखिए, लास्ट टाइम भी हमारे जो राब्ते थे बड़े फाल राब्ते थे, और गिलानी साहब का इलेक्शन कैसे हमने निकाला पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, वो इसी स्ट्रेटजी के तहत निकाला। जब लास्ट टाइम जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल किया गया, हमारा एक बंदा भी एब्सेंट नहीं था। और देखिए, जो अददी फर्क है वो 6-7 वोटों का फर्क है। आज भी लाहौर में मैंने और मेरे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने MQM के एक वफ्द से मुलाकात की है। हम MQM को भी कायल कर रहे हैं, हम काफ लीग से भी मिल रहे हैं, और MQM को भी हमने ये गुजारिश की है कि आप इस अवाम दुश्मन मिनी बजट का हिस्सा मत बने। इनकी शिकों पे अमेंडमेंट्स दायर करें जहां पे बच्चों के दूध पे टैक्स लग रहा है। देखिए, एक और जो डील की वजह है ना, जो खान साहब ने खुद कहा कि मियां साहब के केसेस खत्म हो रहे हैं, डील हो रही है, शहबाज शरीफ साहब जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये खान साहब ने इसलिए कहा कि वो इनसिक्योर हैं। वो क्यों इनसिक्योर हैं? क्योंकि पिछले 3.5 साल में हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। आमदन में कमी हुई है, लोगों की रुपए की कदर में कमी हुई है, लेकिन महंगाई में इजाफा हुआ है। ठीक है, अगेन मैं इसी पे आती हूँ। आपने कहा ना कि 6-7 लोगों का ही फर्क है, तो फिर असल इम्तिहान ऑपोजिशन का इन चीजों पे होना चाहिए, जिन चीजों पे इनके खुद
ताहिर सादिक साहब हों, नूर आलम खान हों, जो बरमला आकर टीवी पर बयानात देते हैं, वो लोग जो हुकूमत की परफॉर्मेंस से तंग हैं, जो कहते हैं हमने हलकों में वापस जाना है, हम क्या मुँह लेकर जाएंगे, उनको फिर अपने साथ मिलाएं। जिनको शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी आप बाज़मीर लोग हैं तो फिर मिनी बजट को मुस्तरद कराएं। बट अगर पार्लिमानी सियासत में ही अपोजिशन नाकाम हो जाती है और ये चीज़ नहीं कर सकती, वहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहबाज से भी यही जानेंगे कि MNAs जो इलेक्टेड MNAs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी ज़ाहिर है वो भी जाएंगे अपने अपने हलकों में, उन्होंने भी सियासत करनी है, क्या वो इस जानिब गौर कर रहे हैं, क्या मिल के इस मिनी बजट को मुस्तरद करवा सकती है, अपोजिशन में इतना दमखम है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मिनी बजट को लेके ऑब्वियसली अपोजिशन तो हो रही है, अपोजिशन कह भी रही है कि अवामी मुफाद के खिलाफ एक फ़ैसला है, लेकिन शर्मिला साहिबा बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे हमें अपोजिशन बैठी इस वक्त लगती है जहाँ तक पार्लिमानी सियासत का ताल्लुक है कि अगर ये मिनी बजट पास कराने में हुकूमत नाकाम हो जाती है तो आप लोग कहेंगे कि जी इसको एक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है इस हुकूमत के अगेंस्ट तस्वुर किया जाए, और अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी इसका पॉलिटिकल फॉल आउट इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे में अवाम कहाँ है? वो जो आप लोगों के दावे हैं इसको रुकवाने के लिए आप लोग फिर अमली तौर पे क्यों नहीं कुछ कर रहे? देखिए सादिया, लेट्स बी वेरी कैंडिड एंड लेट्स बी वेरी अपफ्रंट। बात यह है कि अगर हमने इस मिनी बजट को रुकवाना है तो हमें असेंबली के अंदर नंबर्स चाहिए, और हमारी पूरी कोशिशें, इनके बहुत से MNAs सिटिंग गवर्नमेंट के हमारे साथ राब्ते में है। अब आया उनका ज़मीर जागता है या नहीं जागता है, और इवेंचुअली वो वोटिंग वाले दिन वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि अली मोहम्मद खान साहब वोटिंग वाले दिन ज़मीर जागता है, MNAs हैं, इनका ज़मीर जागे। यही है मतलब देखे ना, अगर अवाम का दर्द और उनकी तकलीफ आपके सीने में है तो आप इस मिनी बजट पे वोट नहीं देंगे। मतलब ये तारीख भी आपसे पूछेगी, ये आपको अल्लाह ताला के आगे भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जो एक और पहाड़ महंगाई का तोड़ेंगे अवाम के ऊपर, ये गुनाह सारी उम्र आपका पीछा करेगा और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी खान साहब यहाँ पर बैठ के कुछ भी कह लें, जरदारी साहब को कह लें, मियाँ साहब को कह लें, कुछ भी कह लें, मैं इनसे कहती हूँ कि चंद लम्हों के लिए भूल जाएं जरदारी साहब को, मियाँ साहब को। चंद लम्हों के लिए सिर्फ अवाम का सोच लें आप कि आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। कुछ तो ज़मीर जागे, कुछ तो ज़मीर आपकी मलामत करे। क्या आप लोगों ने वोट तो दिए हैं ना, यहाँ तक पहुँचे हैं। हल्के में जाने ना जाने की बात और है, क्या आप लोगों की तकलीफ को नहीं महसूस कर पा रहे कि लोग किस कदर परेशान हैं, किस कदर आज़ार हुए हुए। खुदारा आप लोगों के साथ क्या करेंगे। सना तारड़ साहब कह रहे हैं कि बच्चों के दूध तक पे आप टैक्स लगा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको पता है कि अद्वियात की कीमतों में पिछले 3 सालों में 11 दफा इजाफा किया गया। एंड दोज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, 500% इंक्रीज। मतलब ये तो कौम के साथ, मतलब यहाँ पर लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपने तो उनके लिए दवाई खाना, आप तो उनको मार रहे हैं। आप कहते हैं ना कि जी सुकून जो है कब्र में, आप लोगों को कब्र में पहुंचा रहे हैं। और लोगों की वो हालत हो गई कि 2 गज जमीन लेने के लिए भी उनके पास अब पैसे नहीं रहे, कफन लेने के लिए पैसे नहीं रहे। इतने बुरे हालात हो गए लोगों के। सही है। ये सिर्फ गरीब तबका नहीं है, ये सफेद पोश तबका भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, हर बंदा परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है कि इससे अवाम पर मजीद बोझ आएगा। आज सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल्कुल बात सही है, 17% जो बच्चों के दूध पर टैक्स है उसको भी मुस्तरद किया गया है। बट ऑन दी अदर हैंड अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं अपने वज़रा से, अपने तर्जुमानों से, कि आप लोग ये जो अपोजिशन का वावेला है मिनी बजट पे, उस पर बता नहीं रहे, एतमाद में नहीं ले रहे अवाम को। आप लोग बताने में नाकाम हो गए कि ये इतना बोझ है नहीं जितना ये शोर मचा रहे हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल सही बात की है। उसकी वजह है कि ये भी एक बात आई कि किसी शख्सियत का नाम लिए बगैर मैं ये बात करूँगा कि पोजीशन के जो वर्कर्स हैं, ज़ाहिर हम सब वर्कर हैं जो इधर बैठे हुए हैं, करप्ट लीडरशिप को तो डिफेंड कर पाते हैं,
लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो एक ऑनेस्ट लीडरशिप और उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से उजागर नहीं कर पाते जितना हो रहा है। देखें, इस वक्त एक बड़ा इशू है महंगाई का, जिसकी तरफ शर्मिला साहिबा ने बात की, मैं एग्री करता हूँ। यस, देयर इज महंगाई, लेकिन वो इन्फ्लेटेड महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। दुनिया में अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो आप एक कोकून में नहीं रह सकते, यू आर नॉट लिविंग इन अ वैक्यूम, आप पे उसका असर पड़ेगा। आज सेनेट के फ्लोर पे फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ सवालात थे, वहाँ मैंने तकाबली जायजा भी पेश किया। इर्द गिर्द के माहौल में इस वक्त आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 9 से 12 पे इस वक्त आप जो है वो खड़े हैं। लेकिन अगर आप तुर्की को देख लें, ईरान को देख लें, साथ में आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देख लें, सारे के सारे अबव 30%, अबव 25% में है। अब इस वक्त मिनिमम पे हम जितना पॉसिबल है हम रख पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिस पे आप यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, अपोजिशन को इनको पता है कि महंगाई का जिन अगर अब काबू आ गया, जो कि 3-4 महीनों में बदतदरीज जब कम होगा, देनो प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है, वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई है, सारी चीजें जो बढ़ रही हैं इस वक्त आपकी जो इकोनॉमी मजबूत हो रही है, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सब्लिवियन में जा रहे हैं। मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं जी। लास्ट कमेंट, ठीक है तारिर साहब, लास्ट कमेंट आपसे। जी जी बताइए। ये जो अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उनकी करेंसी इस तरह वीक नहीं हुई जिस तरह हमारी हुई है, और यहां पे मिसमैनेजमेंट है, गंदम खुद उगाते हैं, गन्ना खुद उगाते हैं, खाद के प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ माफियाज हैं, मिसमैनेजमेंट है, वरना ये महंगाई कम से कम गंदम की और चीनी की कंट्रोल हो सकती थी। इनकी नाअहली की वजह से है। और मुझे बताएं ना, आमदन में इजाफा क्यों नहीं हुआ, रुपया क्यों इतना कमजोर है? इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया अपनी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से। इनको आता ही नहीं कुछ करना। चले, आप कह रहे हैं इनको आता ही नहीं है कुछ करना। अब देखते हैं कि एक तरफ ये दावे हैं ऑपोजिशन के कि इनके बाज़मीर लोग यानी पीटीआई के बाज़मीर लोग पीर को मुस्तरद करेंगे मिनी बजट, और हुकूमत कहती है कि जी हम पास करवा लेंगे। आई हैव टू आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तारिर साहब, शर्मिला फारूकी साहब, अली मोहम्मद खान साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।